नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज 89 सीटों पर वोट डाले गए। इस दौरान 60% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। मतदान शाम 5 बजे समाप्त हुआ। ये सुबह 8 बजे शुरू हुआ था। पहले चरण में कच्छ, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, नवसारी, वलसाड, भरूच, सूरत, तापी, डांग, अमरेली, भावनगर, बोटाद, नर्मदा, गिर सोमनाथ की सीटों पर मतदान हुआ। इस चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार ईसुदान गढ़वी, गुजरात के पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम सोलंकी, 6 बार के विधायक कुंवर जी बावलिया, कांतिलाल अमृतिया, क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवाबा जडेजा और गुजरात आप के अध्यक्ष गोपाल इटालिया शामिल हैं। अब बाकी बची 93 सीटों पर 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। गुजरात चुनाव में एक और जहां आज मतदान हुआ है तो दूसरी ओर पीएम मोदी ने अहमदाबाद में अपना 50 किलोमीटर लंबा रोड शो किया है। ये रोड शो पहले 3:30 बजे शुरू होने वाला था, लेकिन देरी से 5 बजे के बाद शुरू किया गया। हालांकि टीवी चैनलों पर दिन भर पीएम मोदी का रोड शो छाया रहा और इस दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता इस बात की शिकायत करते रहे कि मीडिया राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिखा रहा है, जबकि यात्रा में इस रोड शो से कहीं अधिक जनता का हुजूम उमड़ रहा है। बता दें, पीएम मोदी ये रोड शो दूसरे चरण के लिए कर रहे हैं। इस दौरान वो 16 विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार कर रहे हैं। पीएम मोदी का ये रोड शो नरोडा गांव से शुरू होकर 50 किलोमीटर की दूरी तक बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। ऐसा उन्होंने अहमदाबाद में रोड शो के दौरान किया। बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है, देखिए यूं ही नहीं कहलाते प्रधान सेवक। इसके अलावा बाकी उनके समर्थक भी इस वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्बुलेंस को रास्ता दिया हो। ऐसा उन्होंने हाल फिलहाल में तीसरी बार किया है और इसको जमकर प्रचारित भी किया जाता है। हाल ही में 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने कांगड़ा जिले के चंबी में एम्बुलेंस को रास्ता दिया था। उससे पहले उन्होंने 30 सितंबर को गुजरात में अहमदाबाद से गांधीनगर जाते वक्त भी ऐसा ही किया और हर बार ये घटना बहुत ही करीने से कैमरे में उतारी गई। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले दौर की वोटिंग के दौरान पीएम मोदी ने दूसरे चरण के लिए चुनावी रैली करते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। उन्होंने गुजरात के कलोल में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस पार्टी को तो राम सेतु से भी नफरत है। कांग्रेस में पीएम पद को नीचा दिखाने के लिए इस बात पर कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा गाली दे सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे गाली देने के लिए रामायण से रावण को लेकर आ गए। एक राम भक्त को रावण कहना गलत है। उन्होंने कहा कि लोग जितना कीचड़ उछालेंगे कमल उतना ही खिलेगा। गुजरात चुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी नेता लगातार कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के रावण वाले बयान पर पलटवार कर रहे हैं। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी इसको लेकर कांग्रेस को घेरा है। अमित शाह ने कहा कि मोदी का अपमान करने वालों को जनता जवाब देगी। उन्होंने कहा कि जितनी बार कांग्रेस ने गुजरात में मोदी जी के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया, उतनी बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया है। इस बार भी मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी। बता दें, अमित शाह के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के प्रवक्ता भी मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को भुनाने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज गुजरात वागोडिया में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी और बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। खड़गे ने कहा कि बीजेपी संविधान और लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती है, सिर्फ चुनाव जीतकर अधिकार लेना और उसका दुरुपयोग करना ये जानते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गुजरात 27 साल से मोदी जी और बीजेपी के हाथ में है और 9 साल से पीएम मोदी देश के प्रधानमंत्री होकर काम कर रहे हैं। इसके बावजूद भी गुजरात का जीडीपी क्यों गिर रहा है, गुजरात के लोग दिन प्रतिदिन क्यों गरीब हो रहे हैं और चंद लोग अमीर हो रहे हैं। खड़गे ने कहा कि इस देश के 142 लोगों की एक साल में आमदनी 30 लाख करोड़ बढ़ती है और 84% लोगों की इनकम घटती जा रही है। क्या मोदी को इसकी चिंता नहीं है? खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी 13 साल से अधिक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, अब 9 साल से प्रधानमंत्री हैं, फिर भी हर रोज कहते हैं कि मैं गरीब हूं। खड़गे ने कहा कि जो गरीब हैं, दलित हैं, वंचित हैं, उनका क्या? उनको मोदी जी ने क्या दिया? लगातार जीएसटी लगाकर रोजमर्रा की चीजों को महंगा कर दिया। क्या यही गुजरात मॉडल है? खड़गे ने कहा खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी कहते हैं कि कांग्रेस हर रोज हमें 2 किलो गाली देती है, लेकिन खुद वो कांग्रेस को हर रोज 4 क्विंटल गालियां देते हैं, नहीं तो उनका खाना हजम नहीं होता है। खड़गे ने कहा कि आखिर कब तक लोगों से सिंपैथी के नाम पर वोट मांगते रहेंगे, विकास और काम के नाम पर वोट मांगिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि चाहे पंचायत के चुनाव हो या जिला पंचायत के, सभी जगह मोदी जी आकर कहते हैं कि मुझे देखकर वोट दो। फिर पंचायत अध्यक्ष और एमएलए क्या काम करेंगे जब मोदी जी अकेले ही श्रेय लेना चाहते हैं।
खड़गे ने कहा कि मोदी जी यही कहते रहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। कांग्रेस ने तो देश को आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी ने कभी आकर कहा कि हमने तुमको आज़ादी दिलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी कहा कि हमने भाखड़ा नागल बांध बनाया, IIT बनाई, ये बनाया, वो बनाया। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाइट रिवॉल्यूशन के साथ कांग्रेस ने देश के लोगों का भोजन सुनिश्चित किया। हम नर्मदा बांध और अमूल डेयरी लेकर आए और पीएम मोदी पूछते हैं कांग्रेस ने क्या किया। खड़गे ने कहा कि मोदी जी बताएं तो कि उन्होंने गरीबों के लिए कितने मेडिकल कॉलेज खोले हैं। कुछ नहीं किया और जो हमने बनाया उसको भी बेच रहे हैं और हमसे पूछते हैं कि हमने 70 सालों में क्या किया। इसीलिए इस बार हमको एक बार चांस दो। आपने उनको बहुत चांस दिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। अब हम हमेशा गरीबों की तरफदारी करते आए हैं। हमारे लोगों ने आज़ादी के लिए जान दी, देश को एक रखने के लिए इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने जान दी। आप तो जान ले रहे हैं, देने का सवाल कहाँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन से आगे बढ़ रही भारत जोड़ो यात्रा में आज अभिनेत्री स्वरा भास्कर भी शामिल हुई। राहुल गांधी के साथ अभिनेत्री की तस्वीर को कांग्रेस पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से साझा किया है। साथ ही लिखा है कि समाज के हर वर्ग की उपस्थिति ने इस यात्रा को सफल बनाया है। वहीं अभिनेत्री स्वरा भास्कर ने भी लोगों से ट्वीट कर इस यात्रा में शामिल होने की अपील की। स्वरा ने कहा कि यात्रा में शामिल होएं, नफरत का विरोध करें और देश के लिए खड़े होइए। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस के सांसद शशि थरूर को उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में नोटिस जारी किया है। बता दें, सुनंदा पुष्कर की जनवरी 2014 में दिल्ली के होटल लीला पैलेस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। वो होटल के कमरे में मृत पाई गई थी। इस मामले में 7.5 साल तक जांच चली थी और उसके बाद अगस्त 2021 में दिल्ली की एक अदालत ने शशि थरूर को सारे आरोपों से बरी कर दिया था। शशि थरूर पर सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने और क्रूरता करने का आरोप था। इस फैसले के बाद शशि थरूर ने कहा था कि बीते 7.5 साल उनके लिए भयंकर उत्पीड़न वाले रहे। दिल्ली पुलिस ने निचली अदालत के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने शशि थरूर को नोटिस जारी किया है। वहीं शशि थरूर की ओर से अदालत में पेश हुए सीनियर एडवोकेट विकास पाभा ने कहा, इस मामले में 15 महीने बाद पुनर्विचार अपील दायर की गई है, जबकि पुनर्विचार अपील निचली अदालत के आदेश के 90 दिनों के भीतर दायर कर देनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में देरी से अर्जी दाखिल करने को माफ करने की अपील अदालत से की है। अदालत ने इस मामले में भी नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी 2023 को होगी। दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU में गुरुवार को तनाव का माहौल रहा। यहाँ की दीवारों पर जातिवादी नारे लिखे नजर आए। इससे छात्रों में अनहोनी संघर्ष से बेचैनी रही। ABVP और वामपंथी छात्र संगठनों ने एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। JNU में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर गुरुवार को जातिवादी नारे नजर आए। एक नारा लिखा था ब्राह्मणों भारत छोड़ो, दूसरे नारे में लिखा था ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, एक जगह लिखा था गो बैक टू शाखा यानी शाखा में वापस जाओ। एक नारा ये भी था खून बहेगा। नारे सामने आने के बाद ABVP के JNU अध्यक्ष रोहित और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया कि लेफ्ट ग्रुप के छात्रों की ये हरकत है, वो JNU कैंपस में फिर से तनाव फैलाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वामपंथी ग्रुप के छात्रों ने आरोप लगाया यह खुद ABVP के लोगों की हरकत है, वो इसकी आड़ में JNU प्रशासन और पुलिस की मदद लेकर वामपंथी आवाज़ों को कैंपस में दबाना चाहते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच कई सालों से चल रहे सीमा विवाद को लेकर बेलगावी के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में एक छात्र को पीट दिया गया। इसका एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि एक कार्यक्रम के दौरान एक छात्र ने कर्नाटक के पारंपरिक ध्वज को लहराया तो महाराष्ट्र के छात्र उस पर आग बबूला हो गए और उन्होंने उस छात्र की जमकर पिटाई कर दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। छात्रों को झगड़ते देख टीचर और कॉलेज के स्टाफ के सदस्य बीच बचाव के लिए पहुंचे। इलाके की पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की है। बता दें, बेलगावी जिला कर्नाटक में पड़ता है, लेकिन महाराष्ट्र उस पर अपना अधिकार जताता है। जिस छात्र पर हमला किया गया है वो नाबालिग है और 12वीं का छात्र है। NDTV के मुताबिक पुलिसकर्मी ने उससे कहा कि ऐसे वक्त में जब ये विवाद चर्चा में है तो उसे कर्नाटक का झंडा नहीं फहराना चाहिए था। बता दें, बीते कई दिनों में एक बार फिर ये विवाद तेज हुआ है। कुछ दिन पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने महाराष्ट्र के सांगली जिले में पड़ने वाले कुछ गांवों में जल संकट को देखते हुए इनके कर्नाटक में विलय का प्रस्ताव पास किया था। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस का बयान आया था कि महाराष्ट्र के किसी भी सीमावर्ती गांव के किसी दूसरे राज्य के साथ जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कर्नाटक का झंडा लहराने के बाद छात्र की पिटाई के वीडियो के वायरल होने के बाद कन्नड़ समर्थक संगठनों ने कर्नाटक के बेलगावी में विरोध प्रदर्शन किया है और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है जिन्होंने छात्र को पीटा है। कन्नड़ रक्षण वेदिके ने आरोप लगाया है कि छात्र को इसलिए पीटा गया क्योंकि वो कर्नाटक का झंडा लहरा रहा था।
कन्नड़ समर्थक समूह ने यह भी आरोप लगाया कि जब वो शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस ने भी कथित तौर पर उसकी पिटाई की। केआरबी के एक सदस्य दीपक गुडागा ने कहा कि हम तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक कि दोषियों को सजा नहीं मिल जाती। दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब पूनावाला का आज नार्को टेस्ट दिल्ली के रोहिणी स्थित अंबेडकर अस्पताल में किया गया। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह 10 बजे शुरू हुआ नार्को टेस्ट 2 घंटे में पूरा हुआ। सूत्रों के मुताबिक नार्को टेस्ट के दौरान आफताब की तबीयत बिल्कुल ठीक थी, जिसके बाद नार्को टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की गई। पुलिस ने कोर्ट में दलील दी थी कि आरोपी की कहानियों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, वो ठीक तरह से जवाब नहीं दे रहा है, जिसके बाद कोर्ट ने नार्को टेस्ट की अनुमति दे दी थी। मालूम हो कि आफताब ने इसी साल 18 मई को अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या कर दी थी और बाद में शरीर के 30 से अधिक टुकड़े किए थे। उसको काटा था और फ्रिज में रखा था। 3 सप्ताह तक शव के टुकड़ों को बाहर ले जाकर फेंकता था। जांच एजेंसी ईडी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी और एमएलसी के कविता का नाम केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई और फिर वापस ली गई शराब नीति की जांच में शामिल कर लिया है। ईडी ने बुधवार को आबकारी नीति के मामले में कारोबारी अमित अरोड़ा को गिरफ्तार किया। अमित अरोड़ा के बयानों के आधार पर ईडी ने दावा किया है कि कविता दक्षिण के एक ग्रुप की अहम सदस्य थी और इस ग्रुप ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के नेताओं को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। ईडी ने कहा है ये रिश्वत आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के प्रभारी विजय नायर के जरिए दी गई थी। विजय नायर को भी आबकारी नीति के मामले में गिरफ्तार किया गया था। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में द कश्मीर फाइल्स को वल्गर प्रोपेगेंडा फिल्म बताकर विवादों में आए इजरायली फिल्म मेकर नवाद लपिड ने CNN न्यूज़ 18 के साथ बातचीत में कहा कि अनजाने में किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के वो माफ़ी चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वो पीड़ितों में किसी का या उनके रिश्तेदारों का अपमान नहीं करना चाहते थे। वहीं हारिस के साथ एक साक्षात्कार में फिल्म निर्माता ने कहा कि उन्हें पता चला कि द कश्मीर फाइल्स को राजनीतिक दबाव के कारण प्रतियोगिता में शामिल किया गया था और उन्होंने महसूस किया कि इसके खिलाफ बोलना उनका कर्तव्य है। लपिड ने कहा कि इसलिए मुझे लगता है कि एक विदेशी के रूप में जो वहां जाता है, आपका दायित्व तो है कि आप उन चीज़ों को कहें जो वहां रहने वाले लोगों के लिए कहने में मुश्किल हो। दक्षिण कोरिया की एक यूट्यूबर से मुंबई में लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान बेहूदगी और छेड़छाड़ की गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। यूट्यूबर से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनके नाम मोबिन चांद मोहम्मद शेख और मोहम्मद नकीब सदरियालम अंसारी है। ये घटना मुंबई के खार इलाके में बुधवार रात को हुई। जब यूट्यूबर एक वीडियो के दौरान लाइव थी, तभी छेड़छाड़ करने वाले एक शख्स ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे किस करने की कोशिश की। 1 मिनट के इस वीडियो में छेड़छाड़ करने वाले एक शख्स को यूट्यूबर का हाथ खींचकर ले जाते हुए देखा जा सकता है। यूट्यूबर उससे पूछती है कि हम कहां जा रहे हैं। वो उनके साथ जाने से इनकार करती है और इसी दौरान एक युवक उसे किस करने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वहां से वो चली जाती है और कहती है ये उसके घर जाने का वक्त है। लेकिन वो दोनों युवक पीछे से अपनी स्कूटी में उसके पास आते हैं और उससे स्कूटी पर बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहती है कि उसका घर पास ही है और वो उनके साथ नहीं जा सकती। वो उन्हें बाय बाय कर जाने के लिए कहती है। आतंकवादी इस्लामिक स्टेट समूह IS का कहना है कि उसका नेता अबू हसन अल हाशमी अल कुरैशी एक हमले में मारा गया है। उसकी जगह अब दूसरे को नया IS चीफ बनाया जाएगा। तमाम विदेशी मीडिया के मुताबिक IS के एक प्रवक्ता ने कहा कि हाशमी एक इराकी था जो अल्लाह के दुश्मनों के साथ लड़ाई में मारा गया। हालांकि प्रवक्ता ने यह नहीं बताया है कि IS चीफ कब मारा गया, कहां मारा गया, हमला किधर से हुआ, इसलिए IS प्रवक्ता के दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। इसके साथ ही एक ऑडियो संदेश में प्रवक्ता ने IS के नए नेता की पहचान अबू अल हुसैन अल हुसैनी अल कुरैशी के रूप में की। प्रवक्ता ने नए नेता के बारे में विवरण नहीं दिया, लेकिन कहा कि वो एक अनुभवी जिहादी है। IS के साथ सभी ग्रुपों से नए चीफ के प्रति अपनी निष्ठा की प्रतिज्ञा करने के लिए कहा गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने 3 सदस्यों वाली क्रिकेट सलाहकार समिति का चयन कर दिया है। इसमें टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी अशोक मल्होत्रा को भी चुना गया है। जतिन परंजापे और सुलक्षा नाइक भी इस कमेटी के सदस्य होंगे। अशोक मल्होत्रा इससे पहले इंडियन क्रिकेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। वहीं परंजापे ने 4 वनडे मैच खेले हैं और सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा रह चुके हैं। बता दें CAC अब नए सिलेक्शन कमेटी का चयन करती है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने पहले दिन ही रिकॉर्ड स्कोर बना दिया। इंग्लैंड का स्कोर टेस्ट क्रिकेट के पहले ही दिन 4 विकेट के नुकसान पर 506 रन तक पहुंच गया। बता दें टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में मैच के पहले ही दिन किसी भी टीम का यह अब तक का सर्वोच्च स्कोर है। इससे पहले 1910 में ऑस्ट्रेलिया ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सिडनी टेस्ट के पहले दिन 494 रन बनाए थे।
अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।